बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ताजपोशी, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़कर नितिन नवीन को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया और अपने हाथ से मिठाई खिलाई। जब उनके नाम का ऐलान पीछे बने मंच से हुआ तो उसके बाद सबसे पहले माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नितिन नवीन को पहनाया। आपको बता दें कि 19 तारीख को नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, लेकिन आधिकारिक घोषणा आज हुई। इस अवसर पर बीजेपी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और देश भर के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इसमें खास तौर पर बिहार के बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और इस अवसर पर नितिन नवीन को अपना बॉस कहकर संबोधित किया और इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दे दिया कि बेशक नितिन नवीन की आयु 45 वर्ष की है, सबसे युवा अध्यक्ष वो बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनकी बात न माने। यानी इशारों में ही सही, अपने शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि अब नितिन नवीन के आदेश को ही आगे मानना होगा। आपको बता दें कि नितिन नवीन बीजेपी के 12वें अध्यक्ष बने हैं। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव 2027 की चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। बैठकें शुरू हो गई हैं और पार्टी के पदाधिकारियों और सांसदों को जिम्मेदारियां भी सौंपी जाने लगी हैं। आज अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सभी सांसदों और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की और बैठक में इस पर मंथन किया कि 27 की चुनावी तैयारी में पार्टी किस तरह से काम करेगी। 12 बजे ये बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई थी और अखिलेश यादव भी इस बैठक में 12 बजे ठीक पहुंच गए। सांसदों से चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सभी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, सभी के क्षेत्रों में कितना काम हुआ है इसकी चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही सभी जो सांसद हैं उनको जनपदों का प्रभारी बनाया जाएगा ताकि वो एक एक जनपद में जाकर ग्राउंड लेवल पर काम कर सकें। पार्टी का संगठन सबसे महत्वपूर्ण है और यही जिम्मेदारी सांसदों को भी दी गई है कि जो पार्टी में निष्क्रिय हो चुके लोग हैं उनको एक बार फिर ऊर्जा के साथ पार्टी के साथ जोड़ा जाए ताकि 2027 का जो मिशन है उसे पूरा कर दिया जाए। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही सांसदों को कई और मंत्र भी दिए। लखनऊ से उड़ेल सफरसन के साथ दिल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी सोमवार शाम को 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे और रायबरेली में सबसे पहले जब सड़क मार्ग द्वारा लखनऊ से रायबरेली पहुंचे तो उनका देर रात जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रात्रि विश्राम भुएमो गेस्ट हाउस में किया। आज सुबह सबसे पहले कार्यकर्ताओं से और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की और विकास कार्यों की हकीकत जानी। इसके साथ ही जो सांसद निधि से विकास कार्य होने थे उनका लोकार्पण भी किया गया। फिलहाल उसके बाद दोपहर में करीब 11:30 बजे के लगभग राजीव गांधी स्टेडियम राहुल गांधी पहुंचे, जहां पर एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और उसके बाद वहां पर जो मौजूद खिलाड़ी थे उनसे उनका हाल जाना। इसके बाद राहुल गांधी सबसे अहम जो उनका जो कार्यक्रम था मनरेगा को लेकर जो चौपाल लगानी थी उमरन में, वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों से और मजदूरों से चर्चा की और बताया कि किस तरीके से सरकार उनके साथ खेल कर रही है और मनरेगा में खामियों को बताते हुए कि जिस तरीके से नाम बदल करके मनरेगा को जो गरीबों से दूर किया जा रहा है उसमें क्या क्या खामियां हैं, इन सब चीज़ों की राहुल गांधी ने चर्चा की। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होते ही अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि ये कई बार हो चुका है पिछले 4 साल में जब मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल फेरबदल की बातचीत सामने आई है। लेकिन चूंकि पिछले दिनों से कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद तमाम ऐसे फैसले आएंगे जो भाजपा को 2027 के चुनाव के लिए तैयार करते देखेंगे, उसी में फिर से एक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के बाद अब उत्तराखंड में जो पिछले तकरीबन 3 सालों से जो विस्तार की एक प्रतीक्षा हो रही है भाजपा विधायकों की, वो पूरी होने जा रही है। और ऐसा
भाजपा के सूत्र कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के घोषित होने के बाद, निर्वाचित होने के बाद अब उत्तराखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल, नए चेहरों को मौका देने की बात और इस तरह से जो एक व्यवस्था बनी है वो 2027 के लिहाज से शुरू हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ये पहला मौका नहीं था जब प्रतीक यादव ने अपर्णा से अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिखा हो। इससे पहले 5 फरवरी 2025 को भी प्रतीक यादव ने 3 पोस्ट किए थे। हालांकि बाद में उसे दबाव में आकर डिलीट कर दिया। अब सोमवार को प्रतीक यादव ने 8 घंटे के अंतराल में 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने अपर्णा को स्वार्थी बताया तो दूसरे पोस्ट में उन्होंने अपर्णा को परिवार तोड़ने वाला बताया। जाहिर है इन दोनों पोस्ट के बाद अपर्णा और प्रतीक के जो जीवन में दरार थी अब वो सबके सामने आ चुकी है। हालांकि इस पर अभी ना प्रतीक बात करने को तैयार है और ना ही अपर्णा कुछ कहने के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं। हालांकि राजनीति में कौन क्या करे ये उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है, कौन किस विचारधारा के साथ जाए, कौन किस पार्टी के साथ जाए। लेकिन जब आपकी हैसियत किसी परिवार के नाते है और वो परिवार खुद में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है, तब आपको उस परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अपर्णा यादव का यह निर्णय कि भारतीय जनता पार्टी में जाएं, ये एक बड़ी चोट थी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि मुलायम सिंह यादव के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी। राजनीति में आप बड़े हो या छोटे हो, अगर आपको एक बार चोट लगती है तो चोट का जवाब कूटनीतिक चोट से दिया जाता है। ये देखा गया है, बहुत बार देखा गया है। इसलिए मुझे इसकी भी संभावना इस पारिवारिक एपिसोड में कहीं न कहीं नजर आती है। लखनऊ से जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रदेश में यूसीसी लागू होने से पहले विवाह पंजीकरण की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ऑफलाइन थी, लेकिन जैसे ही यूसीसी लागू हुआ तो उसके बाद से ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन पर बढ़ी और सूबे में हर रोज़ ऑन एन एवरेज 1400 शादियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या इसलिए भी हो रही है क्योंकि सरकार ने मार्च 2010 के बाद जितनी भी शादियाँ गाजीपुर के 3 ब्लॉक सदर, मनिहारी और देवकली के दर्जनों गांव के 50 बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांगता का मामला प्रकाश में आया है। ये बच्चे 0 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। इस मामले को जब प्रकाश में आया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ को निर्देशित किया कि एक मेडिकल टीम बना करके गांव में जा करके सर्वे करे और निरीक्षण करे कि ये मामला इस तरह से क्यों है। एक कई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ संज्ञान में लाई गई थी और लोगों ने मिलकर भी मुझे अवगत कराया था कि मनिहारी, सदर और देवकली ब्लॉक के लगभग 15-20 गांव ऐसे हैं जहाँ पे कतिपय बच्चों में दिव्यांगता की दिव्यांगता परिलक्षित हुई है और उसके संबंध में मैंने सीएमओ और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को फील्ड इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। उसमें जो तथ्य जो प्रथम दृष्टि आए हैं जो बच्चों की जांच करने पे आए कि वो संभवतः प्रेगनेंसी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या फिर जो अन्य तरीके के जो वायरल बुखार होते हैं उनकी वजह से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उसके लिए फिर भी मैंने आगे अग्रिम आदेश ये दिए हैं कि आप लोग उसमें मेडिकल कैंप लगाएं, जो बच्चों को दवा दी जा सकती है वो दें। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को जो सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जा सकती है, वहाँ पे वयस्क और अवयस्क दोनों हैं, मतलब केवल बच्चे ही नहीं हैं, वहाँ पे अवयस्क और वयस्क सब कुछ लोगों में देखा है। तो वो सुविधाएं जो दी जा सकती हैं उसके लिए भी बोला है और वो मेडिकल टीम ने और इन लोगों ने आज से कार्य शुरू कर दिया है। सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और मेला के अधिकारियों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद हो गया था। इस दौरान अधिकारियों पर अविमुक्तेश्वरानंद के
शिष्यों से मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद से अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से ही मना कर दिया था। तब से वे लगातार अपने शिविर के बाहर विरोध में धरने पर बैठे हैं। वहीं अब मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। नोटिस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट कोई अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं कर सकता। और चूंकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा उन्होंने गलत तरीके से पट्टाभिषेक कर खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक बंद कमरे के अंदर 5 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगा शव बरामद हुआ। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के कौशिक विहार की ये पूरी घटना है, जहां पर रहने वाले अशोक, जो अमीन थे संग्रह के और वही एक किराए के मकान पर रहते थे। लेकिन आज सुबह प्रातः जब उनकी बहन मकान पर पहुंची और दरवाजा नहीं खुला, तो किसी तरह दरवाजा फाड़ कर लोग सीढ़ी लगाकर उनके घर में उठे, तो मौके पर अशोक उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ गोली लगी हुई हालात में थे। मौके से 3 पिस्टल, मतलब एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा है, दुखों का पहाड़ पूरे गांव की आंखें नम है इस घटना को देखते हुए, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर घटना है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और सरसावा क्षेत्र में जहां पे घटना घटी है, आज तक हमारे सामने से कोई घटना नहीं घटी। इस घटना ने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। प्रयागराज के माघ मेले में भक्ति और आस्था के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई शिव सखी से। शिव सखी, जिनका नाम दिनेश कुमार तिवारी है, और वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक सखी के भेष में रहते हैं और शिव भक्ति के लिए वो इस रूप में रहते हैं। उन्होंने अपना नाम शिव सखी रखा हुआ है। तो दिनेश जी से बात करते हैं। दिनेश जी, ये वेशभूषा क्यों? भगवान शिव को हम अपना पतिदेव मानते हैं। सती का हमारा रूप है शिव सखी का, उसी को हम आराधना और अपना सब कुछ मान करके उनकी हम बहुत खुशी और वो रहते हैं। भगवान शिव को अपना पति रूप में उनकी पूजा करती हैं, और इसीलिए सती, यानी जो भगवान शिव की पत्नी थी सती की वेशभूषा में ये रहते हैं। और आप देखें, इनके हाथ में चूड़ियाँ हैं, नाक में जो है नथनी है, और कानों में झुमके भी पहने हुए हैं, और अगर देखें तो पैरों में पायल हैं, बिछिया हैं, तमाम चीज़ें जो आमतौर पर महिला श्रृंगार के लिए यूज़ करती हैं, वो दिनेश कुमार तिवारी ने धारण किया हुआ है। और ये सखी के रूप में रहते हैं, शिव की पत्नी के रूप में रहते हैं, और इसी रूप में उनकी आराधना करते हैं। ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये उन्हीं की महिमा से प्रेरणा हुई है। हाँ, और हमको कोई ना ज्ञान और ना कुछ, हम भगवान शिव के उसमें ही लीन रहते हैं। क्या करते हैं? और इस पे आप कांटों का जो हमारा ये कांटों का आसन है, भगवान शिव से शिव तांडव हम उनको करके संतुष्ट करते हैं। भगवान को पूछते पूछते उनके अंदर भगवान के लिए पति का भाव जागृत हो गया, भगवान को पति रूप में मानने लगे, और इसी के चलते वो इस स्त्री रूप में रहते हैं और ये मानते हैं कि भगवान शिव पति रूप में उनकी रक्षा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार। किश्तवाड़ के संगपुरा इलाके में सेना का आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है, और 2 दिन पहले इस इलाके में सेना को आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना और आतंकियों के बीच में वहां पर एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था। उस दौरान आतंकियों ने वहां पर सेना के जवानों पर ग्रेनेड फेंका था, लेकिन उस ग्रेनेड हमले में कई जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद एक जवान गजेंद्र सिंह जो है वो शहीद भी हो गए। लेकिन सेना का अभी भी उस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है, और अब
ड्रोन्स और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो भी ली जा रही है। लेकिन इस दौरान सेना को वहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली है और आतंकियों का एक बड़ा हाइड आउट जो है वो सेना ने यहां पर बरामद किया है और इस हाइड आउट से बड़ी तादाद में खाने पीने की चीजें, सिलेंडर और जरूरी सामान जो है वो मिला है, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां ये जांचने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर आतंकियों तक ये सारा सामान जो है वो किस तरीके से यहां पर आया है। और इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने अब 4 लोगों को डिटेन भी किया है, जिससे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि आतंकी जो हैं उनको यहां पर कोई ना कोई मदद उनकी यहां पर कर रहा है। ऐसे में इस समय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार अलग अलग इलाके में वहां पर दबिश जो है वो दे रही हैं और दूसरी तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो संतपुरा के जंगलों में इस समय चल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और इसमें एक जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी सैफुल्लाह जो है उसके होने की भी खबर यहां पर बताई जाती है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि इन आतंकियों को यहां पर जल्द से जल्द तलाश किया जाए और इनको यहां पर मार गिराया जाए। उसी को देखते हुए ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। शाहनवाज खान, जम्मू। जी, इस वक्त ये बड़ी खबर जो आ रही है पट्टन के तापर इलाके से आ रही है। मैं आपको बता दूं जो आरोपी टीम्स है आज सुबह ही वो यहाँ इस इलाके के जो है गश्त कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर जो है सिक्योरिटी एजेंसी को एक बैग मिला और बैग में जो है आईडी पाई गई और बाद में बम स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया, पूरे इलाके की छानबीन की गई और अब जो है इसे डिफ्यूज किया गया। मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस से कबल यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी जो है हाई अलर्ट मोड पे और जगह जगह जो है नाके कायम किए गए हैं और अभी जो है ये इस बम को जो है डिफ्यूज किया गया है। ये सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बारामूला से मैं याकूब लाला। अवैध निर्माणों पे दादा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। गुजरात जो सरकार है उसका और अहमदाबाद नगर निगम के दोनों जो संयुक्त तरीके से ये जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर कड़ी जो कार्यवाही है वो लगातार कर रहे हैं। जो शुरुआत है अहमदाबाद में चंडोला तालाब से हुई थी, उसके बाद ईसनपुर तालाब, अब वटवा इलाके का वांदरवट जो तालाब है जहाँ पे अवैध जो कब्जा है कई सालों से लोगों ने किया हुआ था, यहाँ पे जो नगर निगम और राज्य सरकार की मदद से यहाँ पे जो अतिक्रमण था जो कई सालों से किया गया था उसके ऊपर दादा का बुलडोजर चल रहा है, जिसमें जो अलग अलग जो 8 टीमें हैं वो बनाई गई है। 4 फेज के जोन में ये अलग अलग तोड़ा जा रहा है। साथ में देखा जाए तो आसपास के 6 पुलिस स्टेशन के 500 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी इस जो बंदोबस्त में है, तो साथ में 300 से ज़्यादा जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं ये जुड़े हैं। 10 से ज़्यादा हिटाची मशीन और 5 जेसीबी मिलकर आज सुबह से यहाँ पे जो कार्रवाई है वो चल रही है। ये हालांकि जो यहाँ 2010 से जो पहले से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नगर निगम ने अलग से जो व्यवस्था है वो करके दी है, पर साथ में जो अवैध निर्माणों पे जो कार्रवाई है, जो दादा का बुलडोजर है वो आज सुबह से लगातार चल रहा है और ऐसी जो जितनी भी झीलें हैं अहमदाबाद में जो तालाब है उसको खुला किया जाएगा, क्योंकि नगर निगम है उसको रीडेवलप कर उसको खूबसूरत बनाना चाहता है। कैमरामैन खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, अहमदाबाद, वटवा। चांदी इस समय खूब चमक रही है। अगर 2 दिन की ही बात की जाए करीब 30,000 से ज्यादा रेट बढ़ चुका है। कुछ ही महीनों के अंदर चांदी में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब चांदी 3 लाख के पार जा चुकी है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है चांदी का। सोने की कीमत भी बढ़ रही है हालांकि, लेकिन चांदी पर इस समय लोगों का फोकस ज्यादा हो चुका है। क्या वजह है इसकी? लेकिन एक बात जरूर है कि चांदी की चमक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो लोगों से दूर होती जा रही है। लोग निवेश को लेकर के जरूर सोच रहे हैं, लेकिन सुझाव यही है कि अगर लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं चांदी या सोने में तो आपका वेलकम है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो देखना आपको पड़ेगा कि कितना आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से खरीदें। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद है 13,000 ऊंचाई पे। इसका नाम है सिमथन टॉप, जो कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ से जो है जम्मू डिवीजन शुरू हो जाता है, यहाँ से जो है कश्मीर का डिवीजन शुरू होता है। लेकिन अगर इस सिमथन टॉप की बात करेंगे तो इस सिमथन टॉप में 10 से 15 फुट बर्फ जो है वो यहाँ पे होता था, लेकिन इस साल जो है कम बर्फबारी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। या विजुअल्स में देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे 1 से 2 इंच बर्फ जो है वो यहाँ पे जमा है। लेकिन
अगर देखा जाएगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि 20 से लेकर 25 तक जो है काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। अब लोग जो है बेसब्री से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सिम्थन टॉप की बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे जो रोड है वो मार्च से लेकर अप्रैल में जो है खुलता था, लेकिन आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोड जो है वो बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगी। पूरी तरीके से रोड जो है वो यहाँ पे खुला नजर आ रहा है क्योंकि काफी कम बर्फबारी जो है वो इस सिम्थन टॉप में देखने को मिल रही है। लेकिन इस सिम्थन टॉप में 10 से लेकर 15 फुट बर्फ जो है वो यहाँ पे होता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच बर्फ जो है वो यहाँ पे जमा नजर आ रही है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि 20 से लेकर 25 जनवरी तक जो है काफी ज्यादा बर्फबारी होगी। अब लोग जो है बेसब्री से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सिम्थन टॉप की बात करेंगे, जब यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी होती थी तो उसके बाद जून जुलाई में जो मैदानी इलाके हैं वहां पे अगर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे या एग्रीकल्चर की बात करेंगे उनको बहुत ही मतलब फायदा होता था क्योंकि काफी ज्यादा पानी होता था। लेकिन इस साल कम बर्फबारी की वजह से जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं उन पे कम बर्फ जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। खालिद डार, सिम्थन टॉप। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।